अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेट मैटर्स। हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी मैं हूँ आपके साथ आमना जावेद और मेरे साथ हैं हारून क्रिस्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इस वीक में जहाँ पे आगे ईद आ रही है और उसके साथ साथ जो है पिछले कुछ दिनों से मौसम भी बेहतर हो रहा है। सो मेरे ख्याल में जहाँ पे लोग इस चीज़ से घबरा रहे थे कि अच्छा ईद आ रही है तो हम कैसे तिक्के कबाब खाएंगे क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसका सोल्यूशन निकल आया कुछ ना कुछ 2 दिन से। पिछले मौसम भी ठीक है, बारिश भी हो रही है, सो काफ़ी चीज़ों में जो है वो बेहतरी आना शुरू हो गई है। सो आप बताएं सर, आपने पिछला वीक जो है वो अपने किन किन गोल्स को अचीव किया, किन टारगेट्स को जो है वो हिट किया? फिर आज हम बात करेंगे अपने सेट को लेके भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले सर से ये बात करना है। लास्ट वीक जो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गुजरा है वेट के हिसाब से भी। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रिजल्ट ओवरऑल बेहतर ही जो है वो मेरा रहा है। थोड़ी सी ज़्यादती भी बीच में खाने पीने की हो गई थी, बट सीखा हुआ है तो उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल जो है वो प्रॉपर्ली मैंने जो है वो मैंने कर लिया था। इसके साथ साथ वॉक वगैरह जो है वो ज़रा थोड़ी सी आसान अब होगी क्योंकि हबस का एलिमेंट थोड़ा सा कम हो गया, तो वो ज़रा थोड़ा सा इजी लगना जो है वो स्टार्ट हो गया। और आपने आगे बात की कि ईद आ रही है, 2 दिन के बाद ईद है, सो वो काफ़ी ज़्यादा जो है फेस्टिव ओकेजन होता है। फेस्टिव ओकेजन में तो खाना पीना जो है वो मस्ट होता है, और स्पेशली हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उसमें तो बहुत डेफिनेट ये चीज़ बनती है। तो जो लोग अपने वेट के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए जो है बड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद भी जो है कोई 2-3 दिनों से प्लानिंग कर रहा हूँ कि उस कैसे जो है उससे बचा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, और ईद की तैयारी अपने ज़ोर शोर पे है। लोग जानवर खरीद रहे हैं और फिर देखा जा रहा है कि बकरा लें, गाय लें या दोनों चीज़ें लें, और भी काफ़ी कुछ। और फिर उसके बाद नई नई रेसिपीज़ ढूंढी जा रही हैं कि क्या क्या किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए तो उसमें टेस्ट कुछ डिफरेंट आएगा। सो आप देख रहे होंगे जैसे जहाँ पे आपने तैयारी की है तो वहाँ पे हमने भी कुछ तैयारी कर रखी है, और हमारे सेट में आपको कुछ नई तब्दीली भी नज़र आई होगी, और उसके साथ साथ आगे चलते हुए जानवर भी नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है इस टाइम पे। और ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कोई जानवर खरीदने के लिए आए हैं, जैसे जब हमें पता चला कि हमारे सेट में ये चीज़ भी ऐड ऑन हो रही है। सो एक जहाँ पे आपकी तैयारी है वहाँ पे हम भी थोड़ा सा आपको गाइड करते चलें कि ईद का मौका है, तो जो लोग वज़न कम करने के प्रोजेक्ट में हैं और अपने बड़ी मेहनत से जिन्होंने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोई 1 किलो 2 किलो आधा किलो वज़न अगर कम किया है, तो उनके लिए इस टाइम पे बड़ा मुश्किल है कि अच्छा कैसे हम हाथ रोकेंगे। क्योंकि ईद के मौके पर कहा जाता है कि चलो आज तो ईद है, कोई बात नहीं, आज के दिन खा लो, कुछ नहीं होता। और समटाइम्स तो लोग इसको सवाब समझ के खा रहे होते हैं क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है, सवाब मिलेगा। अच्छा, वो सवाब जो है वो आपको समटाइम्स अपने ऊपर जो आप जुल्म करते हैं वो गुनाह में भी तब्दील हो सकता है। सो दैट्स वाई इट्स बेटर कि आप सवाब को ज़रूर रखें, लेकिन उस सवाब को इस हद तक रखें कि आप अपने साथ कोई जुल्म ना कर जाएं। और ऐसी ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं। और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है। जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो 1 दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। और जैसे कि हम जानते भी और हम बारहा अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि मीट जो है जिसमें गोश्त और बड़ा गोश्त ये सब आ जाते हैं, इवन चिकन का अगर लेग पीस है तो इनमें फैट्स सबसे ज़्यादा होती हैं। और जो स्किन वाले जितने भी मीट में होते हैं, इवन चिकन में भी अगर आप स्किन वाला चिकन यूज़ करें तो उसमें भी फैट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। सो ये आपके लिए इस टाइम पे काफ़ी स्लिपरी सा मौका है कि जिसमें आप स्लिप हुए बगैर जो है खूबसूरती से इस मंजिल को पार करें, अपने वेट को जो है वो बढ़ने भी ना दें लेकिन अपने आप को डिप्राइव भी ना करें। अभी आप जब सर स्टार्ट में बता रहे थे कि खाने में भी थोड़ी ऊंच नीच हुई, तो आपने बताया जैसे कि आप हम वैसे भी शेयर करते हैं कि उसमें वेट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उसमें एक चीज़ जैसे हमने लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में शेयर की थी कि
मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका, जब आप एक खास क्वांटिटी पे फूड लेते हैं, खास कैलोरीज पे लेते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको चाहते हैं कि वो हाई कैलोरी फूड के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे और आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहे, तो समटाइम्स आपको चीट मील्स लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें आप हाई कैलोरी फूड लेते हैं। हाई कैलोरी फूड से मुराद ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल वेट लूज़ किया है और 1200, 1500 या 1800 कैलोरीज आप ले रहे थे और आपका वेट अब मेंटेन्ड है, तो यू नीड टू ऐड समथिंग डिफरेंट सो दैट आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से थोड़ा सा तेज़ होता है और उसको पता चलता है अच्छा मैंने इसको जो है वो हजम करना है, क्योंकि वो थोड़े की तो आदी हो चुका होता है लेकिन ज़्यादा का आदी नहीं होता। तो जैसे ही वो ज़्यादा उसको फूड मिलती है तो फटाफट से उसको वो जो है वो कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और फैट्स में कन्वर्ट नहीं करता। और जैसे ही वो हाई होता है तो आपकी जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो भी बर्न होना शुरू हो जाती हैं। सो ये बड़ा एक अच्छा फिनोमेना है जिसको आपने एक्सपीरियंस भी किया लास्ट वीक, एंड यू माइट हैव नोटिस कि आपका वेट जो है वो गेन नहीं हुआ। जिस लिहाज से डिस्टर्बेंस अगर आती है तो उस लिहाज से वेट गेन नहीं हुआ। इसमें यही चीज़ है कि आप जब स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से ऐड इन कर रहे होते हैं और प्रॉपर तरीके से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं तो चीज़ें जो बेहतर रहती हैं। इसके अंदर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्योंकि मैं वेट रोज़ाना चेक कर रहा होता हूँ तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होती है। टू बिगिन विद तो थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब आप चीज़ों को ईजी एक्सेस में रखते हैं, एक हैबिट के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और रोज़ाना के हिसाब से उसको चेक कर। कल मैं जब ये कर रहा था, मेरे साथ कल और आज के दरमियान भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मेरा कोई 0.3 kg जो है वो ज़रा वेट इंक्रीज़ हुआ है। और वो इस वजह से हुआ कि कल मैंने एक चिकन पैटीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कंपैरेटिवली लार्ज साइज़ चिकन पैटी जो है वो खाई, और मेरी थोड़ी सी राइस की इनटेक भी कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा कल हुई थी। सो जब मेरी ये राइस की इनटेक हो रही थी और मैं उस चीज़ को देख रहा था तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कल जब मैं वेट करूँगा तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क जो है वो डेफिनेटली आया होगा, और आज वो फ़र्क जो है वो निकला है। थोड़ा सा डेफिनेटली बुरा जो है वो लग रहा होता है कि मैंने वो चीज़ क्यों खा ली, बट द गुड थिंग इज़ कि मैं उस चीज़ को कल बहुत वेल बिफोर टाइम जो है डिफाइन कर चुका था कि ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अब आज मुझे इस चीज़ का पता है कि बाय टुमारो जो है आज के खाने को मैं इतना मैनेज कर रहा हूँ कि वो कल तक जो है सेटल डाउन हो जाएगा, जो मैंने 0.3 kg जो है वो गेन किया हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं कि आप स्किल्स को जो है इतने अच्छे तरीके से इंकलकेट कर चुके होते हैं, ठीक है। आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, क्योंकि डेफिनेटली जो आपने शुरू में बात की थी कि डिप्रीवेशन वाला एलिमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कल किसी के साथ बात कर रहा था और इसी फूड के टॉपिक पे बातचीत हो रही थी, तो वो जिनसे मैं बात कर रहा था तो वो खातून जो है वो उनको जूसेस बहुत ज़्यादा पसंद थे, और वो जो डब्बे वाले जूसेस होते हैं वो बहुत रेगुलरली पी रही होती थी। तो कुछ फैक्ट्स मैंने उनको उसके बारे में बताया और मैंने उनको कहा कि आप फ्रेश जूसेस की तरफ जो है वो जाएं। तो उन्होंने कहा कि फ्रेश जूसेस जो प्रैक्टिकली ज़्यादा थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है कि मुझे किसी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कि मेरी वजह से प्री ऑक्यूपाइड होगा, बट मुझे जूसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई टोल्ड हर कि मार्केट में बहुत से अच्छे जूसेस अवेलेबल हैं जो कि ज़्यादा परसेंटेज जो है वो उस फ्रूट से ही बने हुए होते हैं। जैसे कि हम लोग जब जूसेस ले रहे होते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि जूसेस एक्चुअली जो है जो एक्चुअल फ्रूट से फ्रूट कंसनट्रेशंस जो होती हैं वो कम होती हैं, और आर्टिफिशियल एंड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। अप टू 70% जो है वो उसके अंदर आर्टिफिशियल एंड्स जो है वो मिले हुए होते हैं। सो मार्केट में ऐसे बहुत से अच्छे जूसेस हैं। अगर हम थोड़ा से इस चीज़ को सीख लें कि जब भी कोई चीज़ हम मार्केट से पिक कर रहे हैं तो उसके पीछे हम देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्योंकि वो फैक्ट्स जो हैं वो ट्रू ही होते हैं मोस्टली। सो अगर आप उसको लेंगे तो मैंने उनको कुछ नाम बताया कि आप ये जूसेस जो हैं अगर आप ट्राई करें एज एन ऑल्टरनेट, तो ये जूसेस जो ज़्यादा हेल्दी हैं और ज़्यादा बेहतर हैं। सो वो ये प्लान कर रही थी कि मैं जूसेस पीना अब जो है वो बिल्कुल छोड़ दूंगी, और वो उनको जूसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। सो द फैक्ट इज़ कि अगर हम थोड़ा बहुत अगर सर्च करें तो चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं। डिप्राइव जो है वो कभी नहीं करना चाहिए। यूजली भी जब हम डाइट की बात कर रहे होते हैं, अभी भी जब ईद का दिन आ रहा है, जो लोग वेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो डिप्राइव करने के बारे में जो ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे मैं इसको स्किप करूँगा, कैसे मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं कोई और चीज़ जो है वो उसकी जगह जो है एज ए रिप्लेसमेंट लूँगा। बट द फैक्ट इज़ कि नहीं, आप ज़रूर उस चीज़ को जो है वो इंजॉय करें। ध्यान रखें थोड़ा सा क्वांटिटीज़ का ध्यान रखें। वो चीज़ बनी हुई कैसे, चीज़ एक पकी हुई कैसे होती है, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ रहा होता है। उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा, उसके अंदर कौन सा ऑयल जो है वो यूज़ हो रहा है, वो ग्रिल्ड कितना यूज़ हो रहा है, वो अगर बारबेक्यूड है। अच्छा, बहुत दफ़ा ये चीज़ आ जाती है कि अगर कोई चीज़ बारबेक्यूड है तो उसमें कैलोरीज शायद बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है। जो बारबेक्यूड होती है उसके अंदर भी हम ऑयल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ,
कंपैरेटिवली अगर वो किसी ऐसी फॉर्म में जिसमें अगर करी फॉर्म में बना हुआ है तो उससे वो कम हो जाएगी, उससे कम जो है फिर आप वो ग्रिल्ड एंड की तरफ चले जाएं तो उससे वो ज़्यादा जो है उसके अंदर कैलोरीज कम हो जाती है। बट एक्चुअली प्रोडक्ट की खुद भी जो है वो कैलोरीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जब हम बीफ की बात करें या हम किसी स्टेक की बात करें तो अगर वो ग्रिल्ड भी है तो स्टिल उसके अंदर कैलोरीज जो है वो ज़्यादा होती है। बट आप अपने पूरे दिन की रूटीन को ऐसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं विदाउट डिप्राइविंग योरसेल्फ कि आप उस चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हैं और आपकी कैलोरी इनटेक भी प्रॉपर रहती है और आपका वेट भी जो है उससे वो नहीं बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो है ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा इतना सोच समझ के खाना अगर हम खाएंगे तो फिर शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किसी चीज़ को एंजॉय कर सकें। एंड आई हैव सीन मैनी पीपल इनको ये कहते हुए और बोलते हुए भी सुना है कि इतना चूजी हो के खाना तो नहीं खाया जा सकता कि अगर मैं यही देखता रह जाऊँ कि इसके अंदर ऑयल कितना है और ये डीप फ्राई हुआ हुआ है या ये ग्रिल्ड है या ये बारबेक्यूड है या किस फॉर्म में है। सो यहाँ पे एक सजेशन यहाँ पे मैं ऐड करती चलूँ कि ये तो एक बेस्ट अप्रोच है कि अगर आप ये देख लें कि वो किस फॉर्म में है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि अच्छा चूंकि इर्द गिर्द के दोस्त, क्योंकि जब हम अपने फैमिली में सबके साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं या कोई भी ऐसी कोई ओकेजन के जहाँ पे हम गैदरिंग में बैठे होते हैं वहाँ पे समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओवर ईट कर जाते हैं एंड स्लिप होना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि आप चूजी या सिलेक्ट करके चीज़ों को खाएं। सो बेहतर है कि आप अपनी प्लेट में पहले चीज़ें वो डालें जो कि आप आसानी से खा सकते हैं और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सैलेड साथ ले रहे हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें सो दैट आपकी स्टमक फिलिंग होना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे फिर मैं मेंशन करती चलूँ कि जो लोग इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली में सीरियसली ले रहे होते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। लेकिन जिनके लिए ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वेट को लूज़ करना है या नहीं करना या उससे उनको कोई कॉन्सिक्वेंस ऐसा लगता है कि कोई इतना बुरा कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करना पड़ा, सो उनके लिए शायद ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं कि अच्छा इतना क्या सोच के अब हमने खाना है तो उसको भी सोच समझ के खाना। सो मैं यहाँ पे फिर से एक नई चीज़ ऐड करती चलूँ कि आप अपनी उस खाने की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर दें। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपने वो खाना एक ही दफ़ा में बैठ के सारा ख़त्म करना था तो उसको आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स के साथ बार बार खाना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देख सकते कि वो ग्रिल्ड है या फ्राइड है या बारबेक्यूड फॉर्म में है या ऑयल कौन सा यूज़ हुआ है उसमें या वो ग्रेवी की फॉर्म में है। और साथ एक चीज़ ये भी नोट करते चलें कि फॉर एग्जांपल अगर आप बारबेक्यू खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कि काउंट की जा सकती है। हम यहाँ पे मैं और सर डिस्कस कर रहे थे कि एक नई टर्म जो कि चिकन विंग्स के लिए यूज़ होती है उसको हम कहते हैं बफेलो विंग्स। बफेलो विंग्स यहाँ पे इसको क्यों कहा जाता है, एक नई बेसिकली चिकन विंग्स को बफेलो विंग्स भी क्यों कहा जाता है या चिकन के जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनको क्यों कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि अक्सर लोग जो ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, ये जिमिंग कर रहे होते हैं तो वो ज़रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग से होते हैं तो वो ज़रा बफेलो टाइप बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि वो जितने स्ट्रॉन्ग बिल्ड लोग होते हैं सो उनके लिए आसान होता है कि वो ये चिकन और ये वाली चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इस टर्म को उन्होंने उसके साथ मैच किया हुआ है कि जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं वो चिकन का इस्तेमाल या विंग्स का इस्तेमाल या ग्रिल फॉर्म में ज़्यादा लेते हैं। सो उन्होंने इस नाम को चेंज करके एक्चुअल में वो चिकन विंग्स ही होते हैं उसको बफेलो विंग्स कर दिया है। सो अगर हम बफेलो विंग्स की बात करें या चिकन विंग्स की बात करें तो आप उनको काउंट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप खा रहे हैं बारबेक्यू और 5 लोग अगर बैठ के इकट्ठा खा रहे हैं सो अगर कोई एक जॉइंट प्लेट है कि जिसके अंदर हड्डियाँ फेंकी जा रही हैं तो नहीं पता चलेगा कि आपने कितना खाया है क्योंकि वो तो यही होता है कि अच्छा सभी फेंक रहे हैं ना उसमें हड्डियाँ। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जो खा रहे हैं उसकी बोन वहीं पे रहती है, अगर हड्डियाँ वहीं पे रहती हैं और आप अपनी प्लेट में लहदा ही साइड पे करते जाते हैं तो यू कैन एक्चुअली नोटिस और आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि अच्छा मैं कितना खा चुका हूँ। जब वो एक पाइलअप सी फॉर्म में आपके सामने होता है तो आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि मैं कितना खा चुका हूँ। सो यू कैन एक्चुअली स्टॉप योरसेल्फ, आप अपने आप को रोक सकते हैं कि मैंने काफ़ी खा लिया, अच्छा मैं रोक लूँ। क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो कोई अच्छा नहीं है मैथ्स के मामले में कि हम कितना खा चुके हैं और कितना नहीं। हमने एक दफ़ा एक रिसर्च भी शेयर की थी कि जिसमें लोग रेस्टोरेंट में गए तो जब वहाँ से खा के वापस आए तो उनसे पूछा गया कि आपने कितनी ब्रेड ली थी या कितना खाया था तो दे एक्चुअली डोंट रिमेंबर कि वो कितना खा के निकले। इटालियन रेस्टोरेंट में ये रिसर्च हुई थी जिसमें उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था और उनको देखा जा रहा था कि वो कितना खा रहे हैं। सो जब उनका खाना ख़त्म हुआ उनसे जो है फॉर्म वगैरह फिल कराए गए तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली कोई 18% थे जिनको ये भी नहीं आता कि उन्होंने ब्रेड खाई थी और उनको वो बता रहे थे कि हमने ब्रेड जो है उसकी इनटेक नहीं हुई है। कि लोग जो हैं जब खा रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर जो है फोकस करके नहीं खा, बिकॉज वो बातचीत भी कर रहे होते हैं,
वो इन्जॉय भी उसको कर रहे होते हैं, तो वो उनको पता नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा जो है वो खा गए। इससे पहले जो आप बात करी थी इन्वायरमेंटल क्यूज़ की, कि हम लोगों को इन्वायरमेंटल क्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। और कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो इन्वायरमेंटल क्यूज़ के हिसाब से थी, और कल जब वो मेरे साथ हुआ तो आई थॉट कि मैं इसको यहाँ पे भी आके शेयर करूँगा। मैं यहाँ चाहूँगी कि इसको हम ज़रा थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और इन्वायरमेंटल क्यूज़ को हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्यू मिल चुका है ब्रेक का। सो हम पहले ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर सर से जानते हैं कि वो कौन सा इन्वायरमेंटल क्यू इन्हें मिला और ये आपसे जो है शेयर करना चाहते हैं। सो ब्रेक से वापस आते हैं, देन बात करते हैं। वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईद भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए ओसीडी या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है ताकि ये गारंटेड हो जाए कि ओसीडी या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये हो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ क्यूज़ पे बात कर रहे थे जो कि सर बड़ी बेताबी से बताना चाह रहे थे और हमने इनको रोक दिया कि नहीं, हमें ब्रेक का क्यू मिल चुका है। सो हम जानना चाहेंगे कि सर को ऐसा क्या क्यू मिला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कि जिसको देख के वो आगे अपने आप को हाथ रोक पाए खाने की तरफ या आगे की तरफ बढ़ पाए। जी सर प्लीज़। कल ऐसा हुआ कि ऑफिस से जब मैं निकला तो मैं शाम को कहीं पे मैंने कोई मिठाई जो है वो भिजवानी थी, तो वो मैं मिठाई ख़रीदने के लिए गया हुआ। मैं उस मिठाई को ऑर्डर जो है वो दे रहा था, तो मैंने जब रिवर्स बैक किया तो दूसरे एंड पे मुझे जो है
वो बनाना ब्रेड जो है वो लिखा हुआ नज़र है और वहाँ पे सिर्फ एक बनाना ब्रेड जो है वो पड़ी हुई थी। तो मैंने काफ़ी देर अपने आप को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं बहुत ज़्यादा शौकीन तो बनाना ब्रेड का नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई पास से कोई क्यू मिला जबकि मैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाता था। सो वो एक वहाँ पे पड़ी हुई, मैं उसको जल्दी जल्दी कहता कि आप इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करें ताकि मैं बनाना ब्रेड की तरफ जाऊँ और मैं इसका जो है ऑर्डर दूँ। ऊपर से मैं अपने आप को थोड़ा सा डिले भी कर रहा था कि मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँ और वो मैं नहीं लूँ क्योंकि उसमें ज़रा कैलोरीज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। अब वो एक पड़ी हुई, उससे मैंने पूछा कि और भी पड़ी हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ये आखिरी पीस जो है वो पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर एज लिखा हुआ जो है वो नज़र भी आ रहा था कि शायद ये मेरे लिए आपके लिए मेरे लिए पड़ा हुआ है। सो मैं काफ़ी देर ट्राई करने के बाद जो फिर मैंने इवेंचुअली, मैं इसको इतनी ज़्यादा गौर से देख रहा था कि वो बंदा जो वहाँ पे मैनेजर था उनका, वो मेरे पास आया, वो कहता सर मैं इसको पैक कर दूँ। तो मैंने कहा आप इसको जो है वो पैक कर दें। इवेंचुअली वो पैक करवा के मैं इसको ले आया और मैंने प्लान ये बनाया कि आज सुबह जो है नाश्ते में वो मैं लूँगा। लेकिन जब मैंने अपना वेट चेक किया और वेट मेरा थोड़ा सा 0.3 kgs बढ़ा हुआ था, तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं ये इसको मैं पहले से थोड़ा सा सेटल करूँगा, तो कल सुबह जो है जब अपना वेट करूँगा और वो कम होगा तो उसके बाद जो है फिर मैं इसको लूँगा। सो एनवायरमेंटल क्यूज़ जो हैं वो बड़ा स्ट्रांगली प्ले कर रहे होते हैं। इवन अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ कि इतनी देर से मैं सेंट के ऊपर काम करूँ, बट मेरे लिए वो वीक मोमेंट कल जो है वो जनरेट हो गया और वो नंबर ऑफ क्वांटिटी से इतना फ़र्क पड़ा कि वो एक पड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए जो है वो अभी तक पड़ा हुआ था, मुझे ये उठा लेना चाहिए। फिर मैं इसको डिले करने की कोशिश की और फिर मेरे इन्वायरमेंट में लोगों ने भी इस चीज़ को जो है वो देख लिया कि नहीं इनका इतना ज़्यादा फोकस उस एक ब्रेड के ऊपर, उनको मैं बहुत मासूम सा उस टाइम जो लग रहा था कि उसने आके मुझसे पूछा कि मैं इसको पैक कर दूँ। आपकी दुनिया पूरी सिर्फ एक बनाना ब्रेड पे आके रुक गई थी बिल्कुल कि, और वो पुकार रही होगी कि खा लो मुझे। एग्जैक्टली मैं रात को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं सुबह उठ के वो खाऊंगा, लेकिन जब मेरा वो वेट वाला मसला जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ निकला तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं इसको मैं अभी नहीं, इसको मैं कल जो है सुबह ब्रेकफास्ट में खाऊंगा। काफ़ी मासूम उस टाइम पे आप लगे होंगे बेकरी वालों को कि जिन्होंने आपको देख के पूछ ही लिया कि सर मैं पैक करवा दूँ इसको। ये बिल्कुल ऐसे ही कि कोई दूर से खड़ा आइसक्रीम को अगर घूर रहा है तो उसको पूछा जाए कि अच्छा आपने खानी है। सो दैट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग कि जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको क्यूज़ मिलते हैं। और क्यूज़ से मुझे यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम भी किसी न किसी क्यू के इंतजार में रहते हैं। exactly. चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमारा स्टमक जो है वो मैथ्स में काफ़ी पुअर है, हमें नहीं याद रहता कि हम कितना खा गए हैं, और इस मामले में हमारा दिमाग और हमारी मेमोरी, हमारी थॉट्स जो है वो ज़रा कम साथ देती हैं कि कितना खा लिया आपने खाना। और खासतौर पे अगर आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठ के खा रहे हैं या अगर आप टीवी देखते हुए खा रहे हैं या कोई अपनी पसंदीदा कोई काम करते हुए खा रहे हैं, सो उसमें ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप काउंट कर सकें कि आपने कितना खाया था। सो हमें अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ऐसा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलने वाले जो क्यूज़ हैं, क्योंकि क्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने में, अपने आप को किसी चीज़ की तरफ लेके जाने में या उससे रोकने में कोई ना कोई क्यू जो है वो हेल्प कर रहा होता है। जैसे मैं जब जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, सो हर जगह से कोई ना कोई क्यू मिल रहा होता है। जैसे कि बिस्किट वाली रो पे जाओ तो बड़े मज़े मज़े की, अच्छा इतनी खूबसूरत वो उन्होंने पिक्चर्स बनाई होती है, अंदर से बिस्किट खूबसूरत हो या ना हो तो, लेकिन वो पिक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं कि बंदा अट्रैक्ट होता है। इसी तरह कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। सो जो एक्सटर्नल क्यूज़ हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं अपने आप को माइंडलेस ईटिंग से रोकने के लिए? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्यूज़ हमें मिल भी सकते हैं और क्यूज़ हम जनरेट भी करते हैं। कि जब हम किसी प्रोसेस के अंदर होते हैं, स्पेसिफिकली जब हम वेट लॉस की बात कर रहे होते हैं, तो हम खुद क्यूज़ को जनरेट कर रहे होते हैं और वो क्यूज़ हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक और एग्जांपल जो है वो मैं अपनी क्यूज़ के रिगार्डिंग ही शेयर, क्योंकि क्यूज़ के बारे में आजकल मैं काफ़ी पढ़ रहा हूँ और मैं उसको साथ साथ अप्लाई भी कर रहा हूँ। तो ये आज से कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ व्यूअर्स को कि मैं अपने वेट लॉस के प्रोसेस में मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो ये था कि रात के बीच में उठ के मैं 2-3 दफ़ा खाता था और वो अब भी मेरे साथ कंटिन्यू होता था, लेकिन अब मैंने ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो जनरेट किए होते जो लो कैलोरी प्रोडक्ट्स होते थे। पिछले दिनों मैं एक ब्रेन ट्रेनिंग के ऊपर कोई चीज़ पढ़ा था और वहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ी और मुझे समझ में आया कि हम लोग अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल कि हम उस ब्रेन को जो है किसी सर्टन चीज़ के ऊपर, किसी सर्टन एक्ट के ऊपर प्रिपेयर करें। सो मेरे जहन में फ़ौरन ये वाली चीज़ आई कि मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला एंड है कि मैं रात के बीच में उठता हूँ 2-3 दफ़ा, मैं कोई चीज़ खा के फिर सोता हूँ, तो मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ एक्चुअली। और मुझे पता है कि मैं इसको छोड़ूंगा तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो हैं वो मिलेंगे।
सो और साथ साथ मैं क्यूज के बारे में भी पढ़ रहा था। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं क्यू को जनरेट करूं, और एक रात मैंने डिसाइड किया कि आज मैं रात को नहीं उठूंगा, मुझे जितना भी हुआ मैं नहीं उठूंगा। मैं इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव्स मैंने सोच के रखा कि अगर मैं उठूंगा तो मैं म्यूजिक जो है वो सुनूंगा। सेलफोन हेडफोन्स मैंने अपने पास बिल्कुल रख के साइड टेबल पे रख के मैं सोया, और वैसे ही हुआ कि मेरे उस टाइम के ऊपर जो है मेरी आंख जो है वो खुली तकरीबन 2 बजे के करीब, और मुझे आया जहन में कि मैंने कुछ खाना, बट मुझे फिर याद है कि नहीं, आज का मेरा जो है वो ये कि आज मैंने नहीं खाना है। और मैंने म्यूज़िक लगा के सुना। मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा सोने में, मुझे नींद जो है वो नहीं आ रही थी, मुझे बार बार ज़ोरदार सिग्नल जो है वो मिल रहा था, बट मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया और फिर मुझे इवेंचुअली जो है वो नींद आ गई। फिर दोबारा ये चीज़ हुई कि 3 दफ़ा ये चीज़ हुई, और मैंने 3 दफ़ा उसको अप्लाई करके जो है सुबह ज़रा थोड़ा सा मैं लेट उठा, बट इवेंचुअली मैंने रात को नहीं खाया, एंड आई फेल्ट रियली गुड। और उसमें फिर मैंने एक चीज़ जो डिसाइड की हुई थी वो ये था कि जो स्टिकी पेपर्स होते हैं वो बड़े कलरफुल से मिलते हैं, और मेरे बिल्कुल बेड के सामने एक टीवी के साथ एक एरिया है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। सो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है जैसे जैसे मेरा दिन गुजरता जाएगा तो उस पर मैं लिखता जाऊंगा। सो 1 लिख के, जिसकी इंडिकेशन थी कि एक रात ऐसी गुजर गई जिसमें मैंने कोई नहीं खाया, तो अभी वो 4 तक जो है वो पहुंच गया। और कल बल्कि मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था कि कल इट वॉज रियली लाइट फॉर मी। कल मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं शायद 1 दफ़ा उठाऊंगा, और वो मैं पानी मेरे पास था, पानी पी के जो मैं दोबारा से सो गया। तो वो जो क्यूज़ है ना, क्योंकि एक रूम में आते जाते वो मुझे रिमाइंडर दे रहे होते हैं, आई फील रियली गुड कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड उस चीज़ से फील कर रहा हूँ। और जैसे कि हम साइंस ने भी चीज़ कही हुई कि कोई भी हैबिट तब्दील होने में 30 दिन जो लगते हैं, सो वो 30 डेज तक जो है वो मैंने उसको स्टिक करते जाना। और मैंने सोचा हुआ था कि अभी मैं थोड़ा सा पहले रिवील कर रहा हूँ, सो 30 डेज तक करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं इसकी पिक्चर उतार के जो है वो फिर मैं व्यूअर्स के साथ प्रोग्राम में जो है शेयर करूँगा कि 30 डेज हो गए और मैंने रात को जो है कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से तकरीबन कोई 4 साल से जो है स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मुझे बहुत इस चीज़ को पढ़ के खुशी हुई कि मैं वाकई अपने ब्रेन को बड़े ईजी वे में जो है वो ट्रेन कर रहा हूँ। और वो जो क्यों मुझे बार बार जो नहीं बहुत ज़्यादा हर रोज़ डिफरेंट कलर का जो है वो मैं लगाता हूँ। मैंने बाय कर लिए हैं डिफरेंट कलर्स के, तो उस पर जब वो मैं लिख के लगा रहा होता हूँ ना, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता। और इसी तरीके से जो रोज़ाना वेट कर रहे होता हूँ उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो मिल रही होती कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रहा है। बल्कि मैं इस चीज़ को चेक भी कर रहा था कि आज हमारा 22nd प्रोग्राम है, सो बाय दिस टाइम मैं अपने उसी जो मैंने जर्नलिंग की हुई होती है अपने सेलफोन के ऊपर, कि आई लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 kgs। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त जो वो फील हो रहा था कि स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेस वाला काम कि वो कर रहे हैं और स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, ऑल दो के अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो, क्योंकि वो जब आप नोट डाउन में कर रहे होते हो तो वो उसका प्रॉपर्ली ग्राफ बना रहा होता है। सो मुझे इसके अंदर वो लाइंस जो है वो नज़र आ रही होती हैं, फिर स्टेबिलिटी भी इसके अंदर नज़र आ रही होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। सो इससे लर्निंग बहुत ज़्यादा जो है वो होती है। और जो हम यहाँ पे बात जब हम करते हैं स्लो एंड स्टडी की बात करते हैं, जब कि आपका वेट स्लोली जो है वो कम होना शुरू हो गया, तो इट मीन्स है कि आप गेन भी जो है उतना ही स्लो करेंगे। एक्चुअली में जो जितना रैपिडली लूज करता है वो गेन भी उतना ही स्पीडली करता है। सो दैट इज़ वाई राइट अप्रोच ये है कि आप जो वेट लूज करें, सो आपका स्लो वेट लूज अगर हो रहा है, सो इट मीन्स कि आपकी बॉडी यूज टू हो रही है उस चीज़ पे। आप अगर फौरी तौर पे वेट कम करेंगे, आपकी बॉडी जो है वो स्टाफ करना शुरू कर देगी, उसको भी आदत नहीं है, स्टमक को आदत नहीं है। लेकिन जो स्लो होता है तो स्टमक श्रिंक हो चुका होता है, उसके लिए आसान हो जाता है। जैसे सर अभी बता रहे थे कि वो रात को उठ के जो खाना खाते थे, यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ कि रात का खाना छोड़ते नहीं थे वो, लेकिन रात का खाना खाने के बाद एक और खाना भी खाते थे वो। सो वो उससे उन्होंने अपने आप को रोका है यहाँ पे। एंड उसमें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि उसको मैंने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया कि ओवर दिस पैनल मैंने पहले उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढा हुआ था, बट वो ऑल्टरनेटिव ही मुझे अब इस स्टेज पे आ गया था कि मुझे वो इरिटेट कर रहा था। मैं एक्चुअली जो है इस चीज़ को क्विट कर, मैं बहुत लोगों से जब बातचीत करता था तो मुझसे पूछता था आपको रात को नींद कैसी आती, तो कहते हैं कि मैं उनसे पूछता था कि आप रात को क्या उठते नहीं, तो कहते नहीं हम तो बिल्कुल साउंड स्लीप बिल्कुल होती है। तो मेरी बड़ी विश थी ये कि मुझे ये साउंड स्लीप जो है वो ज़रूर मिले, कि मैं एक दफ़ा सोऊं और फिर मैं जो हूँ वो तकरीबन अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके ही उठो। मुझे ये चीज़ बहुत यूनिक लगती थी, ठीक है, कि लोग जो है पूरे 8 घंटे जो उठते ही नहीं है। और मेरी तो लाइफ में ये, और मेरी वाकई लाइफ में ये चीज़ हुए वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी कोई रात ऐसी गुजरी जिसमें मैं बिल्कुल नाट हूँ, अनलेस और अनटिल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, किसी शादी से आया हुआ हूँ तो कोई इस तरह का हुआ, या रात को मैं लेट सोया 2-3 बजे सोया तो वो पूरी
रात जो है वो सोते हुए गुजरी। सो इस प्रोसेस में मुझे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई और मुझे अब लग रहा है कि मेरी लाइफ में भी वो टाइम आएगा जब मेरी बिल्कुल साउंड स्लीप होगी, मैं 8 घंटे जो है वो सोऊंगा। इसी वजह से जब हम स्लीप की बात करते हैं तो मैंने इस चीज़ को भी प्रोसेस आउट किया कि यूजली जब कहा जाता है कि स्लीप जो है वो 6 घंटे की होती है, बट साइंस हैज़ प्रूव्ड इट कि पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी कर रहा होता है। किसी की 7 पे सेट होती है, किसी की 8 पे सेट होती है, मेरी यूजली जो है वो 9 के ऊपर सेट है। क्योंकि मैं जब 9 आवर्स के बाद उठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना 100% चार्ज वाला हिसाब होता है। बट अगर मैं 8 पे उठ रहा हूँ तो आई फील इट कि इट्स समवॉट 90-92%, कुछ थोड़ी बहुत कमी जो है वो रहेगी। और वो शायद इस वजह से थी क्योंकि रात में मेरा वो प्रोसेस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है कि मैं यही बात यहाँ पे मेंशन करना चाह रही थी कि आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप एक गो में जो है वो आसानी से, जैसे सर ने बताया कि उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स पहले ढूंढे कि पहले अच्छा अगर खाते थे पहले तो फिर उन्होंने वो चीज़ें खानी शुरू की जो हाई कैलोरीज नहीं थी, जैसे बॉइल्ड चने लेना शुरू कर दिए, लोबिया या इस तरह की कोई चीज़। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि जिसमें उन्होंने पिछले 3 से 4 महीने की स्ट्रगल के बाद अब वो इस स्टेज पे आ चुके थे कि अब अपने आप को वो रोकना शुरू हो गए। सो यही चीज़ है कि आप जब वेट को कम करने की तरफ चल रहे होते हैं, सो आपके लिए ये आसान नहीं है कि आप एक गो में ही इस चीज़ को सीख लें या एक गो में ही जो है चीज़ें आसान हो जाए। जब हम आदत बदलने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ों की अगेंस्ट चल के जाना है। सो ग्रेविटी पुल हर केस में होती है। यहाँ से जब कोई भी चीज़ जो है वो ज़मीन से, जैसे हम कहते हैं कि त्यारा जो है वो ज़मीन से निकल के गया, या कोई भी चांद पे जाने के लोगों को एक ग्रेविटी पुल के अगेंस्ट चलना पड़ता है, जिसमें ग्रेविटी पुल शुरू के कुछ 1000 मील्स में जो है वो ज़्यादा होती है और फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं तो वो थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि ज़मीन की कशिश कम हो जाती है। सिमिलरली जब कोई आप नई आदत बनाते हैं तो शुरू में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है क्योंकि पुरानी आदत की ग्रेविटी ज़रा ज़्यादा है। जहाँ पे ग्रेविटी किसी अच्छी तरह से काम करती है वहाँ पे ग्रेविटी नेगेटिव फॉर्म में भी काम करती है कि आपको आपके टारगेट्स अचीव करने में हिंड्रेंस भी कॉज कर सकती है। सो हम इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी ग्रेविटी पुल जो है वो ब्रेक की तरफ चली गई और ब्रेक ने हमें पुल कर लिया है। ब्रेक से वापस आते हैं, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये हो
उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्रेविटी पुल जो है वो आपको नई आदतें बनाने में भी डिफ़िकल्टी कॉज करती है। जैसे ग्रेविटी पुल से यहाँ से मुराद ये है कि पुरानी आदतें जो है वो नई आदतें बनाने में हिंड्रेंस कॉज करती हैं, मुश्किलात का जो है बाइस बनती हैं, जिसमें आपके लिए आगे की तरफ बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे जैसे कि आज हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम से काफ़ी लोगों को ये क्यों मिला है कि परसों चूँकि ईद है तो हम क्यों ना जानवर लेने चले जाएँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में भी जानवर जो है वो चल रहे हैं। सो ये भी काफ़ी लोगों के लिए एक क्यों हो सकता है और मुझे लगता है कि वो जानवर लेने अभी से ही चले गए हैं, क्योंकि काफ़ी कम लोग जो है वो हमारे साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सो हम ये भी चाहेंगे कि लोग जो है वो अपने आप को बेहतर क्यूज भी जो है वो दें। सो सर ऐसे कौन से क्यू या सिग्नल्स क्यूज के बारे में आप जो है अच्छा, क्यूज बहुत वैरायटी के जो है हमें अपनी इर्द गिर्द से मिल रहे होते हैं। और क्यूज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट जो है वो ये आ रहा होता है कि जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो तब भी लोग जो हैं वो क्यूज की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। कि जैसा जब मैं अपने प्रोसेस की बात करूं तो मैं अगर वेट लॉस कर रहा होता हूँ तो मशीन के अलावा कौन कौन से क्यूज हैं, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो उसके अंदर जो बड़ी चीज़ होती थी कि जब लोग अप्रिशिएट कर रहे होते थे तो उसके अंदर ये डिफाइन कर सक रहे होते थे कि वेट जो है वो लूज हो रहा है। इसके अलावा जो है आपके जो कपड़े हैं वो बहुत मेजर इंडिकेशन होती है, वो आपको बता रहे होते हैं। आपकी वेस्ट साइज, आपकी जो बेल्ट होती है वो आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रही होती है कि पहले सुराख पे बंद हो रही है, तीसरे सुराख पे बंद हो रही है। समटाइम्स इतने लोग पतले हो जाते हैं कि उन्हें छठा सुराख कराना पड़ जाता है। एग्जैक्टली ये होता है। फिर आपकी जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो जब आप पहले से कंपेयर कर रहे होते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेशन हो रही होती है। फिर ऐसे लोग जो कि आपके साथ इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं कि जब वो आपको ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि आपका वेट जो है वो लूज़ हुआ है या आप उसमें जो है बेहतर फील कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा होता है बार बार। बिल्कुल ऐसा है। अक्सर जो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, जो लड़की और खवातीन दोनों का नाम लूँगी, कि वो अपने वेट लॉस को चेक कर रही थी कि चीक बून नज़र अगर आना शुरू हो गई है तो इट मीन्स कि मैंने वेट लूज़ कर लिया है, या ब्यूटी बून्स नज़र अगर आना शुरू हो गई है तो इट मीन्स के बहुत से एक्सटर्नल क्यूज जिनको हम टॉप सिग्नल्स बेसिकली कह सकते हैं कि हमें इंटरनल तो अगर है ही है, यानी कि वेट मशीन तो अगर आपको बता रही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सटर्नल क्यूज हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमें इस चीज़ में मोटिवेट भी करते हैं और हमें जो है समटाइम्स जो है इस चीज़ पे आगे बढ़ने में हेल्प भी देते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है। जैसे सर ने बताया कि अगर तो पैंट मुझे पुरानी कोई फिट आना शुरू हो गई है, या मेरी जो है बेल्ट पहनना शुरू हो गया हूँ मैं, या मुझे सांस नहीं खींचना पड़ रहा अपने बटन को बंद करने के लिए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको इंडिकेट कर रही होती है कि आप वजन कम कर रहे हैं। या अगर आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, क्योंकि मैं एक टाइम के ऊपर ये चीज़ बहुत रेगुलरली करता था, जैसे तस्वीर खींचती थी तो फौरन से सांस जो है वो सांस मेरे साथ ही ऐसा था कि मैंने अपनी बहुत सी जीन्स जो है वो इस तरह से रख दी थी कि ये मैं तो अब पहन नहीं सकती क्योंकि मुझे पूरी नहीं आ रही थी। लेकिन अब रिसेंटली जब मैंने वेट लूज़ किया तो मेरे लिए बड़ा खुशी का वो, और मैं सबको बता रही थी कि अच्छा मेरी वो जीन्स जो है वो मुझे पूरी नहीं आती थी, अब वो मुझे पूरी आना शुरू होगी। और कुछ ऐसी जीन्स होती है जिनको पहन के आप पकड़ के सिर्फ खड़े हो सकते हैं बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक
क्यों होते हैं जब आप उसको पहन के बैठ सकते हैं कपड़े? एग्जैक्टली ये जो प्रोसेस होता है ना वेट लॉस के, इसके अंदर काफ़ी ये चीज़ें जो है हो रही होती हैं, काफ़ी मुश्किलात बंदे को नज़र आ रही होती है, स्पेशली जिस स्टेज पे आप और मैं इस टाइम आए हुए हैं, तो हमें अपनी जो पुरानी चीज़ें याद आ रही होती, तो बड़ा हम लोगों को मुश्किल सा जो है बड़ी हंसी इस चीज़ के ऊपर आ रही होती है कि हम किस किस तरह के फेज से जो है वो लाइफ में गुजरे हुए हैं, और किस किस तरीके से, जैसा अभी तस्वीर वाली बात करी तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से अपना वो टाइम याद आता था। और मैंने ये चीज़ एक्चुअली किसी ऐसे बंदे से सीखी थी जो कि ये काम करता, तो किसी ने मुझे ये चीज़ प्रैक्टिकली सिखाई थी। जिस तरह के प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ वो भी ऐसे प्रॉब्लम से गुजरा था, और उसने मुझे बताया था कि जब भी तस्वीर खींचे तो फ़ौरन अंदर की तरफ सांस लेके जो बिल्कुल क्लिक के करीब सो उससे तस्वीर, और मैंने वाकई वो देखा कि, और मैं बल्कि होपफुली अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर वो अपनी तस्वीरें दिखाऊंगा भी, जिनको लोग देख के पहचान नहीं सकते कि वाकई मेरा जो पेट था वो इतना ज्यादा उस टाइम जो है बाहर था, लेकिन वो बिल्कुल अंदर जो है या हमें छुपना पड़ जाता है किसी के पीछे, आधा टेढ़ा होके हम तस्वीर बनवाते हैं, या आधा छुप के तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी बड़ी चीजें हम कर रहे होते हैं, और जब हम बेहतर हो जाते हैं तो हंसी एक्चुअली में आ रही होती है। और आप देख रहे होंगे कि हम इस चीज़ पे काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं इसको, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी वो इमेजेस याद आती है कि वो कैसा था, हम किस टाइम पीरियड से गुजर रहे थे। आई गेस बहुत से लोग इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे अपने साथ कि हाँ ऐसा होता है कि आप अगर पुराने कपड़े पहन रहे हो, वो फिट नहीं आ रहे आपको, या फिर अगर वो इतने टाइट है, अगर जीन्स है या कोई पजामा इतना टाइट है कि आप सिर्फ पहन के उसे चल सकते हैं, बैठ नहीं सकते। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो वेट लॉस के साथ आपको एक तोहफे के तौर पे मिलती है कि अच्छा यस नाउ आई कैन डू दिस। और मैं अगर आप यहाँ पे बताती चलूँ, और सजेशन भी यहाँ पे ये है कि आप कोशिश करें कि अपने जो आपकी साइज़ है उससे कभी बड़े साइज़ का कपड़ा ना लें, क्योंकि हमने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने बड़े साइज़ के कपड़ा क्योंकि ज़्यादातर लूज फिटिंग के साथ ले रहे होते हैं, सो दैट जब वो वेट गेन करते हैं तो उन्हें काफ़ी देर तक पता ही नहीं चलता कि वो बड़ी आसानी से काफ़ी वेट जो है वो गेन कर चुके होते हैं। स्पेशली मैं अगर यहाँ पे बताती चलूँ कि जो जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं तो वो फीमेल्स पर्टिकुलरली ज़रा मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ के कपड़े ले लेती है कि अक्सर जो है वो लूज़ भी हो जाएंगे, अच्छा टाइट भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि महंगे कपड़े हैं तो वो वेस्ट ना हो जाए। जहाँ तक साइंस है वो साइंस ये कहती है, और एक्चुअली में साइंस इसके बारे में गाइड करती है कि आप कपड़े वो लें जो आपकी एग्जैक्ट साइज़ पे फिट आते हैं, क्योंकि जब आप अपना एक्सपेंसिव कपड़े जो हैं वो आप अपने साइज़ के मुताबिक लेंगे, सो अगर आपको ये ज़हन में रहेगा कि नहीं मेरे बहुत एक्सपेंसिव कपड़े हैं और अगर वो मुझे फिट ना होए तो वो मुझे देने पड़ जाएंगे या फिर मेरे लिए तो बड़ी ट्रबल, तो मैं फिर क्या पहनूंगी। सो ये भी एक चीज़ आपको रीइंफोर्स करती है कि अपने वज़न को जो है वो मेंटेन रखें। मोस्टली ऐसा ही होता है, अगर आप अपने इर्द गिर्द नोट करें तो ऐसे लोग जो वेट गेन कर लेते हैं आसानी से, वो हमेशा अपने साइज़ से ज़्यादा खुले कपड़े ले रहे होते हैं या वो बड़े कपड़े ले रहे होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात याद है कि हमारे कल्चर में तो स्पेशली क्योंकि पेटियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जब उनको खोला जाए तो उसके अंदर पुराने कपड़े बहुत ज्यादा जो है वो और डिफरेंट डिजाइन्स के और साइजेस के जो है वो निकल रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे स्पेस का मामला जो है वो ज्यादा मुश्किल होता है, और पेटी उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें जो है हेल्प कर रही होती है। पेटी, ट्रंक, एग्जैक्टली। लेकिन अब यूरोप एंड पे जाए तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा हो रहा होता है। सो ये आपकी बात जो है बड़ी सही है कि हम लोगों को जो अपने से बड़े साइज के कपड़े जो है वो नहीं रखने चाहिए, और एग्जैक्ट साइज के कपड़े जो है वो बाय करने चाहिए। और जिस तरह लास्ट प्रोग्राम अगर आपको याद हो तो हम इसको एज अ रिवॉर्ड हमेशा लिंक कर सकते हैं कि एक मैं सर्टेन वेट जब लूज कर लूँगा तो आई विल गो शॉपिंग, और उसमें मैं नए साइज़ के कपड़े जो है वो लूँगा, और पुराने साइज़ के कपड़े जो है वो निकाल देने चाहिए। एट टाइम्स पुराने साइज़ के कपड़े निकालते हुए भी ये सोच आ रही होती कि ये तो बड़े एक्सपेंसिव कपड़े थे, तो ये ना कि मुझे दोबारा जो है मेरा वेट बढ़ जाए और मुझे ये पहनना पड़ जाए। बिल्कुल ऐसा है। और ना सिर्फ ये, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपना जूता भी एक साइज बड़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जी पाँव अगर स्वेल हो गया ट्रैवल करते हुए तो पाँव फिट आ जाएगा उसके अंदर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खुद से एक्चुअली में इजाद की हुई है। हम बड़ी टैलेंटेड कौम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है या जो लोग इसके ऊपर रिसर्चेस करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ना किया जाए। मैं स्पेसिफिकली कपड़ों की यहाँ पे अगर बात करूँ या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके वेट से डायरेक्टली ताल्लुक़ रखती है, मैं आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करती चलूँ कि वेट का आपके जूते के साइज़ से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है। आई हैव नोटिस्ड कि मेरा जिस टाइम पे वेट ज़्यादा था उस टाइम पे मुझे ऑलमोस्ट 10 साइज़ जो है वो, ये 9 साइज़ जो है वो आता था जूते का। और जैसे मैंने अब इसका पाँव के साइज़ से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो पाँव जो है वो स्वेल हो जाता है आसानी से। सो मेरा उसकी वजह से जूते का साइज़ जो है वो छोटा हो गया। मुझे अक्सर 7 नंबर भी आ जाता है अब, और 8 नंबर भी। 9 नंबर अब मुझे खुला होता है, लूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। लेंथ में तो शायद पूरा हो जाता है, लेकिन वैसे लूज़ होता है। सो इट मैटर्स अ लॉट। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें हेल्प दे रही होती हैं, सिग्नल कर रही होती हैं
इसी तरीके से ना सिर्फ इर्द गिर्द जैसे हम बात करते हैं कि कपड़े, इसी तरीके से खाने पीने की बहुत सी चीज़ें, आप जितने खुले बर्तन में, जितनी बड़ी प्लेट में खाना डाल के खाएंगे, ईद के दिनों में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अगर खा रहे हैं तो वो छोटा कोई बर्तन लेके उसमें खाएं खाना। आप छोटे बर्तन में है जो है वो छोटी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप अगर डाल के कुछ खा रहे हैं या राइस ले रहे हैं, स्पैगेटीज या कोई भी चीज़ आप ऐसी बनाते हैं जो आपको लगता है कि पसंद है बहुत आपको और आप हाथ रोक नहीं सकते उससे, तो आप बिल्कुल अपने आप को डिप्राइव ना करें, लेकिन उसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर लें और अपने आप के इस चीज़ पे कन्विंस रखें कि लेना मैंने एक दफ़ा ये 1 सिंगल सर्विंग रखनी है और मल्टीपल चीज़ों की आप सर्विंग ले सकते हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके लें, यानी थ्रू आउट द डे लें। एक दफ़ा में अपने स्टमक को जो है वो बर्डन ना करें इसके साथ कि आपके स्टमक के ऊपर, जैसे हम पहले शुरू में बात कर रहे थे, मेटाबॉलिज्म की बात करी थी, जिसका मतलब है कि हमारा जो हज़म करने का निज़ाम है, हमारी बॉडी में जो निज़ाम हज़म है वो स्लो हो जाता है, वो आदी नहीं होता इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ को, इतनी ज़्यादा एनर्जी को एक दफ़ा में ही ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का और उसको हज़म करने का। तो इसलिए कोशिश करें कि पूरे दिन में उसको डिवाइड करके खाएं, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लें, 2-2 घंटे के चंक्स में डिवाइड कर लें, लेकिन वो आपको ना तो ये कि वो आप अपने आप को अपने इस फेस्टिव को एंजॉय कर पाएंगे, बल्कि साथ साथ आपके लिए आसान ये भी रहेगा कि अक्सर लोगों को ईद के बाद या ऐसे किसी भी मौके के बाद स्टमक की डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है कि बदहजमी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो है वो उठा नहीं जा रहा जी अब, क्योंकि स्टमक या तो स्टमक लूज हो जाता है या फिर वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी या कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो अपने स्टमक के लिए जो है वो आपका सेव हो जाएगा, इससे आप खाएं ज़रूर जो भी आप खाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो अपने आप को ये भी मैसेज देते जाएं कि आप बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इवन अगर कोई स्टमक वो उस पर वेट मैनेजमेंट पे काम नहीं भी कर रहा, तो भी अगर वो इन टेक्निक्स को अपनाएगा तो ही और शी कैन हैव अ हेल्दी लाइफ। वो अच्छा एक चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, बजाय इसके कि वो आप खा के और इंटरनल क्यूज़ के इंतज़ार में रहें कि बस जी अब मैं फुल हो गया हूँ, अब मेरे से सांस लेना जो है वो मुश्किल हो गया। जब तक ये नौबत नहीं आती तब तक हम हाथ ज़रा मुश्किल से रोकते हैं एक्चुअली में। तो इस नौबत पे बिल्कुल भी ना जाएं और उससे पहले ही जो है अपने आप को ऐसी चीज़ों के इर्द गिर्द रखिए कि जो आपको, जैसे प्लेट का साइज़ छोटा कर लें। फिर अगर आप बारबेक्यू खा रहे हैं या कोई ऐसा खाना खा रहे हैं कि जिसमें बोन्स हैं, जैसे कि अगर मीट ले रहे हैं, तो वो अपने बोन्स अपनी प्लेट में जो है रखिए और वो सिर्फ आप ही की प्लेट हो, सो दैट आपको आइडिया रहे कि आप कितना ले चुके हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ का आइडिया, और मैं सजेशन दूंगी यहाँ पे कि बोनलेस लेने की बजाय बेहतर है कि आप बोन के साथ लें, क्योंकि बोनलेस में नहीं आपको कोई आपके पास पीछे साइन नहीं रहता, और दैट इज़ वाई बोनलेस ज़्यादा भी खाया जाता है। जो बारबेक्यू की फॉर्म में अक्सर जो टिक्का बना हुआ होता है वो ज़्यादा खाया जा सकता है और ज़्यादा खा जाते हैं लोग। ओवर ईट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, और ऐसे कोई इस पे तो खास तौर पे। सो अपने प्रोग्राम को हम यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट ईद के बाद आएंगे और हम जानेंगे कि कितने लोग जो हैं वो इस चीज़ में कामयाब रहे, और हम एक और सजेशन भी देते चले कि ईद से पहले अपना एक दफ़ा वज़न कर लीजिएगा, सो दैट आपको आइडिया रहे कि ईद के बाद आपने कितना गेन किया है। और ईद वाले दिन बिल्कुल बहुत खुले खुले कपड़े ना पहनिएगा, ताकि जैसे ही टाइट हो तो आपको पता चलना शुरू हो जाए कि हमने ओवर ईट कर लिया है, तो अब हम रोक दें। कुछ ना कुछ क्यूज़ अपने लिए तैयार रखें और अच्छी सी ईद गुजारें, और हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं इन्हें, और अल्लाह ताला आप सबको अच्छी और खुशियों भरी ईद नवाजे। हम सब की तरफ से, विलिंग वेज की टीम की तरफ से, वेट मैटर की टीम की तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक। तब तक के लिए, नेक्स्ट जुमेरात तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।